हेलो फ्रेंड्स, तो टेंस की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी तक 5 टेंस कवर कर लिए। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। उसके बाद हमने कंटिन्यूस टेंस की सीरीज़ में प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस कवर कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में समझेंगे। पूरा आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, जिससे आपको पूरा टेंस में क्लियरिटी हो पाए। वरना फिर आप आधा अधूरा देखोगे या केवल रूल्स देखकर चले जाओगे और आप वाक्य में उपयोग नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ से वाक्य में उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्रिटिकल हो जाती है और हेल्पिंग वर्ब को तोड़कर लिखना होता है। कैसे लिखना होता है, क्या लिखना होता है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। तो करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और भी लाता रहूँ। तो देखते हैं आज कंटिन्यूस टेंस है ना। तो ये प्रेजेंट पास्ट तो हमने कवर कर लिया। आज का जो टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस को देखते हैं। रूल्स हैं, वाक्य की पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में यदि रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आएगा, है ना। वाक्य यदि पूर्ण हो रहा है, जैसे राम स्कूल जा रहा होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। साथ ही मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी और आईएनजी लगेगा साथ में, जो कि दोनों कंटिन्यूस टेंस में भी लगा था। ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी लगेगा कि मेन वर्ब जो है वो ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी, साथ में आईएनजी लगेगा। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हमने बराबर मैंने बताया था कि हम उसे बोलेंगे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है ना। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि 1 2 3 तो आपने देखी हुई है, लेकिन फोर्थ को हम बोलेंगे फर्स्ट प्लस आईएनजी को फोर्थ फॉर्म बोलेंगे, जिससे क्या है कि हमें याद करने में आसानी रहे, है ना। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल बी और शेल बी का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आप रुकना, क्योंकि आप जब इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो आपको इस हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बी भी लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब विल बी, शेल बी। तो इनको तोड़कर लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इसके लिए आप वीडियो को पूरा वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ दोगे और जिससे एग्जामिनेशन में गलती जो है वो बढ़ जाएगी। अब देखते हैं हम कि विल बी और शेल बी, इनका उपयोग किस किसके साथ होता है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, 1 सेकेंड। तो अब यहाँ पर देखिए कि ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, सभी के साथ विल बी का उपयोग होगा और आई और वी के साथ शेल बी का उपयोग होगा। अब कैसे आई और वी के साथ शेल बी और विल बी दोनों का उपयोग हो जाता है, उसके लिए हम आगे देखते हैं। शेल बी का उपयोग सभी के साथ भी हो सकता है और विल बी का उपयोग भी सभी के साथ हो सकता है। किन कंडीशंस में होगा वो हम आगे देखते हैं। तो उन्हें देखने के लिए हमें वाक्यों में उपयोग करना होगा, वो भी हमारा फार्मूला लगाकर, जो कि हर टेंस में हम करते आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यही मेरी रिक्वेस्ट होती है, क्योंकि उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियो और भी लाता रहूँगा, है ना। तो वाक्यों में उपयोग, जैसे राम नाच रहा होगा, तो हमें कैसे पता चला कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, क्योंकि हमने पीछे देखा कि रहा होगा, और हमारे वाक्य की पहचान बोलते हैं कि रही होगी, मतलब रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये सब होंगे। मतलब निरंतर क्रिया अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में दर्शाता है तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है, मतलब कंटिन्यू चल रहा है और फ्यूचर में होगा, है ना। ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला है, सभी टेंस में यही लगा था, इसमें भी यही लगेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि सब्जेक्ट हो गया हमारा, कौन नाच रहा है, राम, तो राम हो गया सब्जेक्ट, तो राम। हेल्पिंग वर्ब लगेगा, मैंने बताया था, ही, शी, इट, नेम के साथ में विल भी लगेगा, तो विल बी डांसिंग, राम विल बी डांसिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल। अब इसे हम नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव बनाएगा राम नहीं नाच रहा होगा, तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी। हेल्पिंग वर्ब का विल बी जो है उसमें बी साथ में नहीं लगेगा, अब यहाँ से वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। तो पहले नोट लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आप क्लियरिटी से देखना, इसे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी चेंज होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बनता है, राम विल नॉट बी डांसिंग और फुल स्टॉप, है ना। राम विल नॉट बी डांसिंग। ऐसे ही क्या राम नाच रहा होगा, उसके लिए बनेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, है ना। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी हमारी विल, सब्जेक्ट राम, बी ऐसा का ऐसा, और मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट जो भी है, मतलब वो एक ही हमारा पास डांसिंग, जिसे हम मेन वर्ब काउंट कर रहे हैं, इसके लिए आईएनजी लगा दिया डांस के पीछे, डांसिंग। वैसे ही क्या राम नहीं नाच रहा होगा, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी। अब आप देखना, हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, बी यहाँ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप इसे बिल्कुल फोकस के साथ देखना। सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, नोट के बाद बी लगेगा, बी के बाद लगेगा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो विल
राम नॉट बी डांसिंग और क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। मैंने आपको हर टेंस में बताता हूँ और इस बार भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपके एग्जाम में वो जो भी आप सेंटेंस बनाओगे उसे गलत माना जाएगा। अब शेल का उपयोग देखते हैं, थोड़ा फ्यूचर सिंपल में अगर जिसको शेल समझने में प्रॉब्लम हुई हो उनको मैं अभी यहाँ पर पूरी क्लियरिटी के साथ समझा देना चाहता हूँ कि शेल का उपयोग आई और वी के साथ नॉर्मल जो वाक्य होंगे वहाँ पर शेल का उपयोग किया जाएगा, लेकिन किसी वाक्य जैसे ओपिनियन बेस्ड वाक्य होंगे वहाँ पर शेल का उपयोग किया जाएगा, लेकिन किसी वाक्य को जोर देकर कहा जाएगा वहाँ पर विल का उपयोग होगा, विल बी का है ना, यहाँ पे शेल बी का, यहाँ पे विल बी। वैसे ही जैसे आई और वी के साथ विल का उपयोग कब होगा, जब किसी बात को जोर से कहा जाए, ये मैंने बता दिया आपको है ना। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट है उनके साथ भी विल का उपयोग हो रहा है, वहाँ पर शेल का उपयोग हो सकता है यदि किसी बात को जोर देकर कहा जाए। तो यहाँ पर ओपिनियन बेस के साथ शेल बी का उपयोग होगा, जोर देकर कहोगे तो विल बी का उपयोग होगा। वैसे ही ओपिनियन बेस के साथ वहाँ पर सभी के साथ विल का उपयोग हो रहा है, लेकिन कोई बात अगर जोर देकर कही जाएगी वहाँ पर शेल का उपयोग हो जाएगी ना। मतलब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो ट्रांसफर हो जाएगी, विल की जगह शेल आ सकता है, शेल की जगह विल आ सकता है ना। और कहाँ आएगा ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अब अपन देखते हैं 1 सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए आप शेल बी, जैसे कि हम गाना गा रहे होंगे, तो मैंने बताया था आई और वी के साथ शेल बी का उपयोग होगा, लेकिन यहाँ पर हम गाना गा रहे होंगे एक मजबूती के साथ कहा गया, हम गाना गा रहे होंगे, तो ये एक ज़रूर मतलब जैसे कि किसी वाक्य की मजबूती को दर्शा रहा है, तो इसलिए शेल बी की जगह हमने रिप्लेस करके क्या कर दिया, विल बी। वही फॉर्मूला, वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो वी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। आप इसे गूगल सर्च कर सकते हैं, यही सही है ना। उसके बाद हम गाना नहीं गा रहे होंगे, तो अब मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, अब डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, वी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्योंकि नॉट यहाँ पर बीच में आ जाएगा, ये आपको मैंने पहले बता दिया था कि ये दोनों अलग हो जाएंगे है ना। वैसे ही क्या हम गाना गा रहे होंगे, तो विल वी बी सिंगिंग अ सॉन्ग। उसी प्रकार नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो क्या हम गाना नहीं गा रहे होंगे, तो विल वी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसे मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर से लगाना। और यहाँ पर जो बी है वो आप यहाँ पे ध्यान रखना। अब मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ बी को कैसे याद रखें ना। तो यदि आप सिंपल बनाएंगे तो जैसे विल बी ले लेते हैं, तो विल बी साथ लगेगा। नेगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट बी लगेगा। साथ ही अगर आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल सब्जेक्ट है ना बी लगेगा। उसी प्रकार आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो विल सब्जेक्ट नोट बी लगेगा। ये आप ध्यान रखना है ना, ये सिंपल के लिए, ये नेगेटिव के लिए, ये इंट्रोगेटिव के लिए और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये सब। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, कोई भी कमेंट में अगर टाइप नहीं कर रहा है तो आप प्लीज़ टाइप कीजिए। उससे क्या है कि आपको क्लियर हो पाएगा कि मैंने सही किया है या गलत किया है ना। जैसे तुम बाज़ार जा रहे होंगे है ना, और हम खेल रहे होंगे, इन दोनों को आप कन्वर्ट करके आकर टाइप करना कि मतलब आपने कैसे कन्वर्ट किया है, तो मुझे उससे पता चलेगा। और आपका अगर रॉन्ग होगा तो मैं राइट करूँगा। साथ ही आप इन 2 सेंटेंस तक सीमित मत रहना। यदि आपके मन में और भी सेंटेंस आते हो प्रैक्टिस के लिए तो प्रैक्टिस करना उन क्वेश्चन की जो आपके मन में आते हो। और या फिर आपको लगता हो कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के वाक्य जिनके पीछे रहा है, रही है या रहे होंगे, ये सभी आए तो प्लीज़ आप रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सभी आए तो आप प्लीज़ उनको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितनी बार करोगे आपको एग्ज़ाम में उतनी क्लियरिटी के साथ आप सोल्व कर पाओगे। और भी अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे परफेक्ट टेंस सारे है ना, परफेक्ट टेंस सारे कवर करेंगे। तो परफेक्ट टेंस भी हम तीनों कवर करेंगे। उसके बाद हम परफेक्ट कंटिन्यूअस को कवर करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो ये था हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर। अब हम करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए बाय।